This conference will now be recorded. कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढधावाग्निलीलं प्रौढधावाग्निलीलं। वट पौर्णिमा दिनांक 24 जून 2021 माधव निधान मधुकोष्टिका उपशैलक्ष्मी। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान्। द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यात्मो विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽधि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वाप्यचन्द्रस्त्वा ज्वरादिव्याधिहरं यत् द्रव्यं तदपि दोषप्रत्यनीकं किन्तु दोषप्रत्यनीकात् अस्य अयं भेदः यत् दोषप्रत्यनीकं तत्र तन्न अवश्यं व्याधिहरं यथा वमनलङ्घने कफहरेण कफगुल्मं हरतः मुक्तं हि चरके कफेन साध्ये कर्तरि ज्वरगुल्मयोः तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घनं दशसम्मतम् तथा न वायुमत्तैर्निरिकं गुल्मगुल्मिनं न चापि पाण्डुदररोगपीडितमिति। तो जो ज्वरादि व्याधिहर है वो दोष प्रत्यनीक भी है, किंतु दोष प्रत्यनीक से उसका इस प्रकार का भेद है कि यह जो दोष प्रत्यनीक है तो निश्चित रूप से व्याधि हरण करेगा ही ऐसा नहीं है। जैसे वमन लंघने कफरे न कफ गुल्मो हरता, वमन जो है वह कफकर इसका और लंघन ये कफहर है, लेकिन कफ गुल्म का कफ गुल्म की शांति नहीं करते। उत्तम विचार के लकफे लंघन साध्य तु कर्तरि ज्वर गुल्मयोः तुल्ये पिदेश कालालव लंघनम न च सम्मतः। तो कफ लंघन साध्य होने पर भी अगर ज्वर और गुल्म को निर्माण कर रहा है तो लेप देश कालादौ और देश काल भी तुल्य है, तो भी लंघनम न च सम्मतम, लंघन सम्मत नहीं है। तथा न वामय तैमेरिकम न गुल्मिनम न चापि पांडुरोग पीड़ितम, तो इनमें वमन नहीं देना है, तैमेरिक गुल्मी और पांडुर रोग पीड़ित। यत्तु व्याधिहरं तद अवश्यं दोषहरं यत् तत् व्याधिं शमयेत् तदारंभक दोषमपि शमयति, अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात्। जो व्याधिहर है वो निश्चित रूप से दोषहर भी है, क्योंकि अगर वो दोष को जीतेगा नहीं
तद व्याधिम शमयत तदा आरंभ का दोषम अपि शमयत। व्याधि का शमन करते हुए उसके आरंभ का दोष का भी वो शमन कर लेता है, अन्यथा सर्वतो न एव द्वित एव न स्यात्। पण मग नहीं याच्यामध्ये तो बिटवीन द लाईन कसं ते का नाही सांगत लघुकार वापरलेला आहे तर हे सिच्युएशन याच्यात काही नाही आता वाचत न म्हणून घरपोरच वापरलंय हे बारकावे याच्यात कसं येतात ही गवार पण नुसतं तेवढ्याचाच विचार नसतो ना, त्याच्यामध्ये इतर बाकी सगळ्या गोष्टींचा पण विचार असतो असा. दोषांचा विचार असतोच तरी सुद्धा, अपार्ट फ्रॉम व्याधिहर अशा स्वरूपाचे. हम जो चिकित्सा करते हैं वो केवल एक औषध द्रव्य का उपयोग नहीं करते और फिर उसमें काफी औषधियां होने के कारण दोष का भी विचार समा जाता है. वास्तव में ऐसा रहता है कि मुख्य चिकित्सा क्या करनी है ये एक बार डिसाइड कर लेना है. और वैसे देखा जाए तो इनका कहना है कि पहले दोषी प्रत्यनी की चिकित्सा करो या हेतु प्रत्यनी का करो, और उससे अगर व्याधि शांत नहीं होता है तो ही व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा करो. लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि हम व्याधि प्रत्यनिक और दोष प्रत्यनिक दोनों को साथ में लेकर इस प्रकार से चलते हैं. पण जे यांचं म्हणणं व्याधी प्रत्येकी करावी असंच आहे ना पूर्व पक्ष चाललाय, पूर्व पक्ष चाललाय, उत्तर पक्षाने गेले नाही. तो जो व्याधिहर है वो अवश्य दोषहर ही होगा, क्योंकि दोष का हरण नहीं करेगा वो औषध तो व्याधि का भी शमन नहीं कर पाएगा इस प्रकार का. तो अन्यथा स रोगो जो रोगो जित एवं न स्यात् कारणतावस्थात्. मिसप्रिंट है. कारणता तो नहीं हो सकता, कारणता व्यवस्था अवस्थात ये शायद हो सकता है. तो कारण वहीं पे रह गया, दोष रूपी कारण जो वहीं पे रह गया, तो फिर रोग निर्माण होने की पुनः आशंका है. तत् न अतिसंगतम इति अन्य. तो ये पूर्व पक्ष हो गया कि ये ज्यादा संगत इस प्रकार का नहीं है. तो दोष तत्र समवायी निमित्तम हुआ. तो यहाँ पर हम अटके थे. दोष वहां पे क्या है, निमित्त है या समवायी? न च समवायी निमित्ता भाव प्रयुक्त नियमेन कार्याभावः. तो समवाय या निमित्त अभाव प्रयुक्त नियमेन कार्य का अभाव होता है ऐसा नहीं है, किंतु असमवाय निमित्ता भाव प्रयुक्त तो केवल उसी से होता है ऐसा नहीं, किंतु असमवाय कारण का अभाव होने से भी कार्य का अभाव. असमवाय निमित्ता भाव प्रयुक्त यथा कपालमाला संयोग से असमवाय कारण से विनाशादपि घटाभाव. तो कपालमाला का संयोग होने से कपाल बनता है और ये असमवाय कारण है. उसका अगर नाश हो गया, घट भिन्न इस प्रकार का हो गया, तो घट का अभाव हो जाता है. तथा रोगोपि संप्राप्ति लक्षण से संयोग से विनाशात रोगस्यापि विनाशः रोगेपि. उसी प्रकार रोग में भी संप्राप्ति लक्षण संयोग उसका अगर विनाश हो जाए तो रोग का भी विनाश इस प्रकार का हो जाता है. तो ये दोष दुष्ट समूर्छना ये एक अहम घटना है इसलिए रोग में, और उसका भी विनाश अगर हो जाता है, ये समूर्छना भंग होती है, तो भी रोग का नाश इस प्रकार का हो जाता है. दोषास्तु स्वतः क्रियांतरण व निवर्तते. दोष स्वयं निवृत्त हो जाता है या उसके लिए दूसरी चिकित्सा देनी पड़ती है. क्रियांतरण व निवर्तते. किंच यदि व्याधि प्रत्यनीकम अवश्यम दोषम निवर्तयेत इति स्वीक्रियते
तदा उभय प्रत्यनिका भेदो दुरुपपादः से आती। और अगर व्याधि प्रत्यनिक से भी दोष कम हो जाता है तो फिर उभय प्रत्यनिक की आवश्यकता ही नहीं है, केवल व्याधि प्रत्यनिक और दोष प्रत्यनिक ऐसे ही कहेंगे। लेकिन उभय प्रत्यनिक भी भेद बताया गया है, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हेतु प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक और उभय प्रत्यनिक ये तीनों सत्य है, ये दोनों तीनों वास्तव में है। ननु यदि निमित्त कारणं दोषस्तत्कथं तदारब्ध विकारे वमनादिना दोषहरणं विधीयते। अगर निमित्त कारण का नाश दोष निमित्त कारण है तो उससे आरब्ध जो विकार निर्माण हो रहे हैं उसका वमन वगैरह से दोषहरण कैसे बताते हैं? नहीं, दंड कुलाल आदि उच्छेद घटोच्छेद है। दंड कुलाल वगैरह जो है वो घट का निमित्त कारण बताए जाते हैं, और उनका अगर नाश हो जाए तो घट का भी नाश होता है, ऐसा तो देखते नहीं है, ये तो निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण के नाश के जरिए कार्य का नाश होता है, ऐसा तो दिखता नहीं है। तो दोष अगर निमित्त कारण है तो उनका हरण करके व्याधि कैसे शांत होगा? तो ये दूसरी आशंका इस प्रकार की पूछी गई है। उच्यते यत्र यावन् निमित्त कारण स्थायी कार्यम तत्र निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाशः। तो एक उदाहरण उन्होंने ढूंढ निकाला कि यत्र यावन् निमित्त कारण स्थायी कार्य, जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य जहाँ पे रहता है वहां तत्र निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाशः, उसमें निमित्त कारण का नाश होने से भी कार्य का नाश होता है। तो ये एक अलग कैटेगरी निमित्त कारण में बताई। यावत स्थायी निमित्त, यावत निमित्त, यावत निमित्त कारण स्थायी कार्य, तो जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य टिकेगा, ऐसी जहाँ पे स्थिति है वहां कारण निमित्त कारण के नाश से भी कार्य का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। यथा वर्ती तैल नाशादपि प्रदीप नाशा। वर्ती और तैल ये निमित्त कारण है। अब तेल को शायद समवायीकरण कह सकते हैं, तेल को निमित्त कारण कहना मुश्किल है, लेकिन वर्ती निमित्त कारण है, इसमें संदेह नहीं है। तो तेल खुद जलता है और दीप को निर्माण करता रहता है, तो दीप का तेल ये समवायी कारण इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन वर्ती जो है वो केवल तेल को वहां तक पहुंचाने वाली इस प्रकार की है, और हमने वर्ती निकाल के फेंक दी तो भी दीप का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। दिए को जलने के लिए वर्ती की आवश्यकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा विधाश्च प्रायशो दोषाः, तो उसी प्रकार से प्रायः दोष है। प्रायशः शब्द वास्तव में शास्त्र में सम्मत इस प्रकार का नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं है। तो ये बहस चलती रहेगी कि दोष स्थायी का निमित्त समवायी कारण है, और समवायी कारण से के नाश से कार्य का नाश होता है। तंतु का नाश हो गया तो पट का नाश हो जाता है, इस प्रकार से। अगर व्याधि दोषों की एक परिणत अवस्था इस प्रकार के है तो दोषों का नाश होने से उससे परिणत उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के व्याधि का भी नाश हो जाएगा। समवाय कारण इस प्रकार से समझ, दोष दूष समूर्छना ये असमवाय कारण है और उसका भी नाश हो गया, संप्राप्ति भंग हो गई तो भी व्याधि का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो असमवाय कारण से या समवाय कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन दंड कुलाल वगैरह जो है वो निमित्त कारण है रोग के, अगर घट के, तो उस प्रकार से अगर दोष निमित्त कारण है
तो निमित्त कारण के नाश से तो कार्य नाश नहीं होता है निश्चित रूप से। तो फिर वहां वमन वगैरह कैसे सुझाव देते हैं कि कफ साध्य अगर वमन साध्य अगर कफ विकार है तो उसको वमन देने के बारे में कहते हैं। तो उसमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दोष निमित्त कारण है क्या। तो इन्होंने निमित्त कारण में एक स्थायी निमित्त कारण इस प्रकार का ढूंढ निकाला, वर्ती खास करके, कि यावत स्थायी निमित्तम यावत निमित्त कारणम तावत स्थायी कार्य। जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य टिकने वाला, इस प्रकार की अगर पोजिशन है तो फिर वर्ती इस प्रकार की है कि वो निमित्त कारण है, लेकिन जब तक वर्ती रहेगी तब तक दीप रूपी कार्य चलता रहेगा। वर्ती अगर निकाल दी हमने, नष्ट होगी, तो फिर दीप रूपी कार्य नष्ट हो जाएगा। तथा विदाश्य प्रायशो दोषः, और उसी प्रकार से प्रायः दोष है। अभी ये जो होऊ शकतं, हाँ, लेकिन अपत्य से क्या हुआ, दोष प्रकोप ही हुआ, और दोष प्रकोप और दोष दोष समूर्छना होकर ये हाँ, रोग की निर्मिति हुई। रोगी निमित्त कारण है, वैद्य निमित्त कारण नहीं है, वैद्य चिकित्सा में कारण है। लेकिन यावत स्थायी निमित्त इस प्रकार से उसके बारे में कुछ सोच सकेंगे तो शायद ये बात बनेगी कि दोष भी निमित्त कारण कहते हुए भी निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश होगा। दोष दोष समूर्छना ये असमवाय कारण, और उसके लिए जो विहार आहार वगैरह जो हेतु है वो दोष का, दूष का या व्याधि का कारण है सीधा प्रकार। तो जहां सीधे व्याधि की निर्मिति होती है जैसे आगंतु विकारों में, वहां कैसे सोचेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समवाय असमवाय निमित्त ये न्याय वैशेषिक का वर्णन है। कारण त्रिविधम समवाय असमवाय निमित्तम इति वेदा। तो हे चॅट बॉक्स दाखवतच नाही वाटतं हा इथे वरती। दोष निमित्त कारण है ऐसा कब समझेंगे? वही जो उन्होंने स्थायी निमित्त के बारे में बताया है वही कारण वहां पे रहेगा कि यावत निमित्त कारण पावत स्थायी कार्य। जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य रहेगा। ऐसी स्थिति जहां पे रहेगी वहां दो निमित्त कारण बताए जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे मुद्दा छोड़ दिया है उन्होंने, उसके उदाहरण नहीं दिए हैं। इस प्रकार से अगर सोचना है तो उदाहरण क्या है उसके लिए निमित्त कारण कहने के। तो ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि जब तक दोष है तब तक व्याधि है, इस प्रकार की स्थिति अगर हम दिखा पाएंगे तो, और दोष का हरण हो गया तो व्याधि का विनाश हो गया इस प्रकार का, तो उसको फिर समवाय कारण क्यों नहीं कहेंगे, निमित्त कारण क्यों कहेंगे? दूसरी आपत्ति आती है। काय त्या कॅटेगरीमधून एक करायचं फक्त ती लिस्ट करण्यासाठी तुमचा जो असाध्य आली आहे तो नाही त्या सर्वांना केलं असं नाही। याप्या कैटेगरी में थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि जब तक आहार विहार औषध सेवन चालू है तब तक व्याधि कंट्रोल में रहेगा, उसको छोड़ देंगे तो वो बढ़ जाएगा
इस प्रकार से जो जब तक आहार विहार और पथ्य इस प्रकार का चल रहा है, औषध चल रहा है, तब तक रोग कंट्रोल में रहेगा, ऐसा है। तो ये थोड़ा सा अलग उदाहरण इस प्रकार का होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पण असं तुम्ही काय सांगू शकता की इतकी वर्षापासून सेवन केल्यानंतर ना, असं नाही सांगता, म्हणजे त्याला कुठले कुठले भाव आहेत? ये बहुकारण योगजन्य भाव है, और कब किस रोग की निर्मिति होगी ये बता नहीं सकते। उसके प्रतिबंधी कारण का है, विकार विघात विशेष भावा भाव, विकार विघात भावा भाव प्रति विशेषा भवती है, जो निदान स्थान में कहा गया है। विकार निर्माण होना है या विकार निर्माण का, विकार का विघात होना है, इस प्रकार। तो ये बहुत सारे भावों पर निर्भर इस प्रकार का है। दोष निमित्त कारण, दोष सूक्ष्म समूर्छना समवाय कारण, लेकिन ये सदैव निमित्त कारण ही बता सकेंगे नहीं। यदि दोष समवाय कारण होगा तो दोष की प्रकृत अवस्था में भी विकार होगा। जो बढ़े हुए क्षीण हुए दुष्ट दोष है वो समवाय कारण रहेंगे, जो प्राकृत अवस्था है वो स्वास्थ्य का कारण। तो ये आपत्ति नहीं है, समवाय कारण उसको कहेंगे दोष को, और उसमें परिवर्तन आता है जब प्राकृत अवस्था ढल जाती है, तो वो रोग का कारण बनता है समवाय कारण। अगर प्राकृत अवस्था बनी रहती है तो वो स्वास्थ्य का कारण इस प्रकार का बनता है। लेकिन समवाय कारण के नाश से निश्चित रूप से व्याधि कार्य का नाश होता है। अब ये जो उदाहरण बताए है कि ज्वर गुल्म वगैरह में लंघन प्रशस्त इस प्रकार का नहीं है, कफ साध्य होने के, लंघन साध्य होने के बावजूद भी, या उसमें वमन नहीं देना है, ये जो बात बताई गई है, वहां दोष को समवाय कारण मानेंगे तो आपत्ति आएगी, क्योंकि समवाय कारण के नाश से कार्य का नाश निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यहाँ विरोध क्यों किया है कि नहीं, ये नहीं करना है इस प्रकार से, इसलिए उसको निमित्त कारण में ढकेल दिया दोष को। अब निमित्त कारण का नाश होने से कार्य का नाश होता है ऐसा तो नहीं दिखता है, तो वहां से मुसीबत आ गई। इसलिए निमित्त कारण में एक भेद निकाला कि जो जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य जहाँ पे स्थायी है, उस प्रकार का एक वर्ती का उदाहरण दे दिया, और उसके आधार पर तथा विधाश्च प्रायशो दोषा, और उसी प्रकार से प्रायशः दोष है, निमित्त कारण है, स्थायी निमित्त कारण है, इस प्रकार का वहां पे किया। लेकिन प्रायशः शब्द का प्रयोग किया, तो यही कारण है, ये भी नहीं बता पाएंगे इस प्रकार से। तो मधुकोश टीकाकार ने भी इसको अधूरा छोड़ दिया, तो बाकी टीका वालों की बात ही छोड़ो इस प्रकार से। तो इसमें ये बड़ा अहम मुद्दा है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर काफी जिक्र किया था। कार्यकारण भाव या किसी भी साइंस का मूलाधार होता है, और हमारा त्रिदोष सिद्धांत ही सबसे प्रधान सिद्धांत है, और त्रिदोषों से ही विकार सभी होते रहते हैं, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। शरीर में सिर्फ विकृत दोष उपस्थित हो तो व्याधि उत्पत्ति नहीं होते, समूर्छा न होने पर ही व्याधि उत्पत्ति। लेकिन इसमें दो मत है। जो व्याधि है वो आविष्कृततम इस प्रकार की, रोगस्तु दोषो वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, ये जो बात बताई गई है, विकारो दुखम एवं च, ये जो बात बताई गई है, उसमें दोषों का वैषम्य होना ये भी प्राकृत अवस्था नहीं है, ये विकृति ही है।
और उसके बारे में ये जो 63 दोष के 63 भेद बताए गए, उसमें से 62 विकृत है और केवल एक ही प्राकृत है, समदोषावस्था इसके। तो उसका गणन क्यों किया? यस्यात् दोष विकल्प रस विकल्प ज्ञासाच दोष विकल्प न संभूयेत विकाराणाम हेतु लिंगोपशांतिषु, ये क्यों कहा? तो ये मतलब है कि इस प्रकार से दोषों की वैषम्यावस्था ही विकार है। स्वधातु वैषम्य निमित्त जाये विकार संज्ञा भाव शरीर अतः पृथक पित्त कफा निलेभ्य आगंतवस्त्वेव ततो विशिष्टा। तो स्वधातु वैषम्य निमित्त इस प्रकार के विकार कहे गए हैं। तो वहां स्वधातु दोष वैषम्य, स्वधातु वैषम्य ये कारण हो जाता है, उसी को रोग नहीं कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, ये जो बात बताते हैं तो यानी कि दोष वैषम्य है क्या? दोष वैषम्य ही रोग है और दोष साम्य जो है वो अरोगता इस प्रकार की बताई गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कह सकेंगे कि दोष वैषम्य अगर है तो भी विकार ही है, प्रकृति नहीं है, विकृति है। गर्भधारणेला विकार कशाला म्हणायचं काही कारणच नाही, त्याच्याशी काय संबंध? वैसे देखा जाए तो दिन में दोष वैषम्य होता रहता है, सुबह कफ का, दोपहर में पित्त का, शाम को वात का, इस प्रकार का। तो ये दोष वैषम्य है, लेकिन उससे विकार कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसको काउंटरएक्ट करते रहना चाहिए, इसलिए नस्य गंडोष धूमपान वगैरह सब बातें बताई गई है कि इन इन कालों में इस प्रकार के दोषों का प्रकोप होता रहता है। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए दिनचर्या बताई गई है, या ऋतुओं में जो दोष वैषम्य होता है उसके लिए ये होना चाहिए कि ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, तो ताकि दोष वैषम्य कम हो जाए और प्राकृत अवस्था प्राप्त हो जाए। शोधनामध्ये दोषांचं निशेष शोधन होत नाही, त्यामुळे नाश झाला असं कसं? निशेष करना ही नहीं है, जो बढ़े हुए हैं उनको बाहर निकालना है, जो प्राकृत है उनको तो रखना है शरीर में। और वैसे दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, शरीर में दोष धातु मल तो रहने ही वाले हैं किसी भी अवस्था में। प्राकृत और विकृत ये बातें समझ लो, जब वो साम्यावस्था में है तो प्राकृत अवस्था है, और अगर वैषम्यावस्था प्राप्त हो गई दोषों को तो वो विकृत अवस्था इस प्रकार की है। सिर्फ विकृति को ही दूर करना है, दोषों को नहीं दूर करना। दोष वैसे भी रहने ही वाले हैं और रहना आवश्यक भी है, नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ भी व्यापार नहीं होगा। तो ये बात बराबर नहीं, निशेष शोधन होना ये अपेक्षित ही नहीं है। जितने बढ़े हुए दोष है उन सभी का शोधन होना चाहिए। जो प्राकृत अवस्था में है वो तो वैसे ही रहने चाहिए, और अगर इस प्रकार का ज्यादा शोधन हो जाए तो ये आपत्ति वाली बात है, वो व्यापक है पंचकर्म का इस प्रकार। तो जाति योग में लक्षण बताए गए हैं, इस प्रकार से आगे निश्लेष्म उदकम वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये विकृति है कि जो दोष हमें शरीर में चाहिए वो भी निकल गए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष को व्याधि का समवायी कारण मानकर चलेंगे क्या, ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा एक उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है, ये एक दूसरा सिद्धांत है न्याय विशेषिका वाला। वैसे दोष द्रव्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन व्याधि क्या है? अभी व्याधि ये ज्ञान है हमारे हिसाब से। दोषों में जो परिवर्तन आया है
उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये बुद्धिस्थित पदार्थ है। जैसे अक्षांश रेखांश होते हैं जो वास्तव में नहीं है, हमारे समझने के लिए हमने निर्माण किए हैं और उसके आधार पर ये जीपीआरएस का कार्य चलता रहता है। तो वैसे ही व्याधि को समझने के लिए हमें कुछ बेस चाहिए, और वो बेस हमारा दोषों का इस प्रकार का है कि दोष प्राकृतावस्था में इस प्रकार के कार्य करते हैं, ये विकृत होने के कारण इस प्रकार के लक्षण दिखा रहे हैं जो व्याधि के लक्षण। और फिर उनको हम समझ लेते हैं, अरे ये दोष बढ़ा है, इस प्रकार की दृष्टि हुई है वगैरह वगैरह, ये दोष इस दोष से समूर्छना उसकी हो गई है वगैरह। लेकिन ये सब हमारे समझने के लिए बातें हैं। तो व्याधि ये बुद्धिस्थिकृत पदार्थ इस प्रकार का, तो ज्ञान है तो गुण है। अब समवाय कारण गुण का समवाय कारण होता है क्या? होता है। पटस्थ स्वगत रूपादय है, ये जो बात बताई गई है कि पट के रूप का कारण पट है, इस प्रकार। उसी प्रकार तंतु के रूप का कारण तंतु है। तो वहां तंतु या पट ये द्रव्य है और समवाय कारण है गुण के। ज्ञान जो गुण है उसका व्याधि दोषांचे कर्मफल आहे। कर्मफल से क्या बात करती हो मुझे पता नहीं चला इस प्रकार से, क्योंकि कर्म जो है वो सजीव से चेतना से संबद्ध है, और आत्मा कर्म को कैरी करता रहता है और मन उसके साथ में इसके बारे में फल प्राप्त कर देना ये होता है, असे म्हणता येईल का कार्य। तो ये समझने की कोशिश करो कि दोष द्रव्य है, इसमें संदेह नहीं। यत्रा सता कर्मणा कारणम समवायित द्रव्य, ये हमारी द्रव्य की परिभाषा है। उस हिसाब से देखा जाए तो दोष द्रव्य। अब समवाय कारण द्रव्य होने से उससे दूसरा समवाय कार्य भी निर्माण, दूसरा द्रव्य निर्माण हो सकता है। जैसे तंतु ये पट का समवाय कारण है, तंतु भी द्रव्य है पट भी द्रव्य है, तो उसमें संदेह नहीं है। लेकिन व्याधि द्रव्य है क्या? व्याधि द्रव्य नहीं है। व्याधि को हम एक बुद्धि स्थित पदार्थ रखते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ज्ञान है। ज्ञान भी गुण है, द्रव्य नहीं है। तो ज्ञान अगर गुण है तो समवाय कारण से गुण निर्माण होता है क्या? होता है। जैसे पट रूप का समवाय कारण है तंतु, तंतु रूप का पट समवाय कारण है, उसी प्रकार हम शायद कह सके कि विकृत दोष ये व्याधि ज्ञान का समवाय कारण। अब ये व्याधि का कारण है, वास्तव में देखा जाए द्रव्य है, और ये जो है वो ज्ञान है, गुण है। इस प्रकार ज्ञान किसका है? व्याधि का ज्ञान है। तो वो व्याधि का कारण है या व्याधि के ज्ञान का कारण है? दोनों को पकड़ के चलते हैं कि व्याधि का भी कारण है और व्याधि के ज्ञान का भी कारण है। व्याधि का कारण है तो किस प्रकार का ये संबंध हम एस्टेब्लिश करेंगे? सांख्य दर्शन के अनुसार ये अलग नहीं है कि असत करणात उपादान करणात सर्व संभव भावात शक्यस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्य। कार्यम सत कारण भावात, ये भी उसका एक हेतु बताया गया है कि वो कारण भाव उसमें है, इसलिए सत्कार्यम सत्कार्य सत इस प्रकार का है। तो उनके हिसाब में दोष और व्याधि इनमें फर्क ही नहीं है। दोषों की केवल एक परिणत अवस्था इस प्रकार की हो गई, उसको हमने व्याधि कह दिया। दोषों की एक परिणत अवस्था स्वास्थ्य है, उसको हमने स्वास्थ्य कह दिया। लेकिन स्वास्थ्य और रोग दोनों का कारण दोष है, इस प्रकार का रहेगा। अब उसको किस प्रकार का कारण मानेंगे? स्वास्थ्य ये क्या चीज है? ये भी बुद्धिस्थित पदार्थ है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहेगा कि ये दोष समवाय कहने के लिए काफी मुसीबतें आ रही, इसलिए निमित्त कारण कह दिया उसने। लेकिन निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश होता ही है ऐसा नहीं दिखता है, इसलिए यावन निमित्तम तावत स्थायी कार्यम, इस प्रकार की एक कैटेगरी अलग निकाले कि जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य रहेगा, और तथा विधाश प्रायशो दोष, और उसी प्रकार के दोष प्राय इस प्रकार के बहस। तो ये अभी हम न्याय वैशेषिक के दृष्टि से देख रहे हैं तो ये आपत्ति है। अगर हम सांख्यों की दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे तो दोषों की एक परिणत अवस्था स्वास्थ्य है, दोषों की एक परिणत अवस्था व्याधि है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं लक्षणों के रूप में। तो दोष और व्याधि इसमें अंतर नहीं है। कार्य का अनुभव अगर सांख्य के अनुसार हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें अंतर नहीं है। सत्कार्यम, कारणों में कार्य सत है, इस प्रकार से सांख्य कहते रहेंगे। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार के हो जाएगी। दिन के अलग अलग समय कहो पित्तवात के घटना बांधना का घटना बांधना विविध क्रियाओं के लिए जरूरी है, पर जब उनका घटना बंधना नॉर्मल करे कैरी के अलावा और भी कार्य बंद करे करने लग जाए तो विकृति ऐसा समझे क्या? मैं समझा नहीं पूरी तरीके से। जो दिनचर्या ऋतुचर्या वगैरह जो बातें कही गई है वो काउंटरैक्ट करने के लिए ये जो तात्कालिक दोष प्रकोप होता रहेगा, वयो होता रहो रात्रि भुक्तानाम इत्यादि का क्रम, वो ऐसा ही रहेगा तो हमें तकलीफ देगा। उसके लिए उसके विपरीत कुछ करते रहना चाहिए दिनचर्या में। वर्षा ऋतुचर्या में भी जो दोष प्रकोप होते रहेंगे तो उसको काउंटरैक्ट करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कितने सारे लोग करते हैं शोधन वगैरह। वर्षा ऋतु है बस्ती करना है, शरद ऋतु है रक्त मोक्षण विरेचन करना है। वैद्यों में भी कितने लोग होते हैं कि जो ये इस प्रकार से करते रहते हैं, तो बहुत ही कम करते हैं। फिर उनके दोष प्रकोप का क्या होता है? उनसे कोई लक्षण नहीं होते हैं क्या? होते हैं, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते कि हमें उसकी कुछ दखल अंदाजी लेनी पड़े और उसके बारे में कुछ काउंटर एक्ट करने की जरूरत पड़े। लेकिन जिनमें जो लक्षण ज्यादा तीव्र रूप से देखेंगे उनमें तो उसके लिए प्रतिकार करना आवश्यक इस प्रकार का है। आगे वर्षा ऋतु में अग्निमांद्य है, पचेत साधारण सर्वम उष्मण स्तेजन चेत, जिसका अग्नि पहले से ही मंद है वो उसका तो अग्नि मंदतर हो जाएगा इस प्रकार के वर्षा ऋतु में। तो उसके लिए तो ये पालना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और वैसे साइक्लिकली चेंज होते हैं वयोवरात क्या बोलते हैं, क्षय वगैरह के बारे में जो बताए गए हैं, क्षय प्रकोप प्रश्म आयो ग्रीष्माधिषु वर्षाधिषु पित्तस्य श्लेष्म शिशिराधिषु। तो अगला ऋतु जो है वो उस दोष का शमन करने वाला ही है। तो निसर्ग ने कुछ योजना की है कि इस प्रकार से दोष प्रकोप होते रहेंगे और उसका शमन भी होता रहेगा अगर हम उस दोष प्रकोप में उसको बढ़ावा देने वाली बात नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष है नित्य सन्निहितारी है, सदैव नजदीक रहने वाले शत्रु, और उसको भली भांति काबू में रखेंगे तो रोगों का निर्माण नहीं होगा और फिर स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर किसी ना किसी तरीके से ये बढ़ना
वैसे ही रहेगा, विकृतावस्था होती रहेगी, तो रोग निर्माण होंगे। और फिर इसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमें कुछ प्रयास इस प्रकार से करने पड़ेंगे। तो ये दोष किस प्रकार से रोग का कारण है, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें था। और समवाय कारण हो सकते हैं, असमवाय कारण दोष दूषित समूर्छना हो सकती है, और स्थायी निमित्त कारण हो सकते हैं। ऐसे 3 पक्ष उसमें है। तथा विदाश्च प्रायशो दोषाः, कि अगर कफ का विकार है और कफ को निकाल दिया तो उसका वो विकार भी चला जाएगा, वहां पे दोष को हम स्थायी निमित्त कारण इस प्रकार से कहेंगे। लेकिन अगर दोष निकालने से, कारण को दूर करने से कार्य नहीं नष्ट होने वाला, जैसे गुल्म वगैरह के बारे में या तिमिर वगैरह के बारे में बताया, वहां क्या करेंगे? वहां कारण नाश से कार्य नाश नहीं हो रहा। हाँ, तो ये स्थायी निमित्त नहीं कहेंगे उस समय, सिर्फ निमित्त कारण कहेंगे, जैसे दंड कुलाला इस प्रकार से। लेकिन जहां दोष के नाश से कार्य का नाश हो, उसमें से दोष दूष से मूर्छना भंग होने से व्याधि का उपशमन। तो इस सभी के जिनके अलग अलग समय कफ पित्त वात में बढ़ते रहेंगे, विविध क्रियाओं के लिए जरूरी है, पर जब उनका घटना बंधन बाधन नॉर्मल क्रिया करे, ये पता नहीं चल रहा तुम क्या बता रही हो, ठीक है। तो दिन ऋतु के अनुसार दोषों के प्रकोपादि अवस्था होती रहेगी। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो अपने आप शांत हो जाएगा। सुबह का कफ का काल है, बीत गया, पित्त का काल आ गया तो कफ का शमन हो जाएगा, उसमें कोई संदेह इस प्रकार की बात नहीं। लेकिन काले यथासम सर्वेशा प्रवृत्ति वृद्धि वा, ये जो बात कही गई है विकार में कि ज्वर है, कफज ज्वर है, तो कफ काल में आएगा, वातज ज्वर है तो वात काल में आएगा या बढ़ जाएगा, इस प्रकार से क्षय वृद्धि घटना बाधन। तो क्षय या वृद्धि इन घटनाओं को हम बाधा करेंगे, वो होने नहीं देंगे, एक तो स्वास्थ्य बना रहेगा इस प्रकार से। और फिर उसका बल कितना है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार से। ये दिन के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से जो इस प्रकार के दोषों के प्रकोप होते रहेंगे, वो ज्यादा परिणाम करने वाले नहीं है। उसमें अगर आहार विहार वगैरह की दौड़ मिलती है तो ये ज्यादा तकलीफ वाली बात हो जाती है। दोषांची साम्यावस्था व विषम अवस्थानुसार समवाय असमवाय असा विचार करता है। असमवाय तो दोष दृश्य समूर्छना के बारे में ही सोचो। वहां जैसे कपालमाला संयोग ये बात बताते हैं, असमवाय कारण है घट का, इस प्रकार का। उसी प्रकार दोष दूष समूर्छना, दोष और दोषों का इकट्ठा आना, ये संयोग रूपी गुण है। असमवाय कारण गुण ही होता है, ये दूसरी बात। जैसे समवाय कारण द्रव्य ही होता है, वैसे असमवाय कारण गुण ही होता है, ऐसा इनका सिद्धांत। और इसलिए दोष दूष समूर्छना को असमवाय कारण कहेंगे, वो अलग चीज रहेगा। वहां दोष का वैसे संबंध नहीं रहेगा कि दोष को कारण मान रहे हैं, संयोग को कारण मान रहे हैं, समूर्छना को कारण मान रहे हैं इस प्रकार से। या फिर दोष एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ये भी एक देश से वियोग, दूसरे देश से संयोग, इस प्रकार का कहेंगे, और वो भी गुण ही रहेगा
इस प्रकार से, कारण इस प्रकार से। तो जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी जो रोग को निर्माण करने वाली है, संप्राप्ति में हिस्सा लेने वाली है, उन सभी को हम असमवाय कारण कहेंगे। ये एक अहम मुद्दा रहेगा। वाधन ये मराठी में एक बार लिखो। वृद्धी वाढणे असे म्हणायचे आहे, बढ़ना। हाँ मैं वादन कर रहा था। असे म्हणायचे आहे, वैद्य करता है। तो दोष वाढने इस प्रकार के जो है वो एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि ये वैषम्य अवस्था इस प्रकार की हो गई, और इस प्रकार की वैषम्य अवस्था अगर हो गई है तो वो रोग ही है या रोग का कारण है। जैसे मैंने स्वधातु वैषम्य निमित्त ये जो बात बताई है चरकाचार्य ने, तो स्वधातु वैषम्य निमित्त कारण से जो उत्पन्न होने वाले हैं ऐसे विकार है, तो वैषम्य का क्या कहेंगे? वो भी वास्तव में रोग ही है, क्योंकि रोगस्तु दोष वैषम्य इस प्रकार से भी कहा गया है। तो जिसको आविष्कृततम कहेंगे वो विकार कहलाएंगे, और जो दोष वैषम्य है, जो आविष्कृत ज्यादा उसके नहीं हुआ है, वो भी विकार है लेकिन आविष्कृत नहीं है, इतना ही है। तो ये अलग अलग तरीके रहेंगे देखने के लिए। अब इतना सारा विचार मॉडर्न मेडिसिन में है या नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शियस डिसीजेस के कारण है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद हम बैक्टीरिया ले ले, फंगाई ले ले, या फिर ये जो वायरसेस है उसको ले ले, ये हम कहेंगे कि ये द्रव्य है इस प्रकार से। उससे उत्पन्न होने वाले डेंगू हो या कोविड-19 हो या और कुछ हो, टाइफाइड हो वगैरह, इस प्रकार से ये क्या है? ये कुछ ऐसा द्रव्य है क्या? द्रव्य तो नहीं है, ये लक्षण समुच्चय है वास्तव में। लक्षण क्या है? तो लक्षण एक अनुभूति है कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, शरीर का तापमान बढ़ रहा है वगैरह। तो हर एक के बारे में हमें ये द्रव्य है, ये गुण है, ये सोचना चाहिए। जैसे लीजन हो गया शरीर में, एक दोष के जरिए एक ट्यूमर बढ़ गया इस प्रकार से। अब ऑपरेशन करते हैं, ट्यूमर को निकालते हैं, दिखते हैं, हिस्टोपैथ करते हैं, तो हमारे लिए संदेह नहीं है कि ये द्रव्य है। लेकिन बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया है इस प्रकार से, उस टेम्परेचर का, उष्णता को तो हम द्रव्य नहीं कह सकते, वो तो गुण है, उष्ण गुण इस प्रकार का। तो सभी का एनालिसिस इस तरीके से करना पड़ेगा कि कार्य कारण भाव को स्पष्ट करने के लिए कारण किस प्रकार का है ये देखना, और उससे उत्पन्न हुआ कार्य भी किस प्रकार का है ये देखना जरूरी इस प्रकार का है। तो द्रव्य रूप कार्य, द्रव्य रूप कारण, ये समवाय कारण का विषय इस प्रकार का है। द्रव्य रूप कारण और गुण रूप कार्य, तंतु रूप का तंतु ये कारण, पट रूप का पट ये कारण, तो ये द्रव्य गुण इस प्रकार का संबंध है। तंतु संयोग पट का कारण, यहाँ तंतु संयोग जो है वो गुण है, और पट जो है वो द्रव्य है। और तंतु रूपम पटगत रूपस्य, ये जो बात बताते हैं तंतु रूप पट रूप का कारण है, वहां दोनों गुण है। तो कैटेगराइजेशन में द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कार्य या कारण, दोनों के बारे में समझ लेना इस प्रकार का है। और इसके अलावा दंड कुलाल वगैरह ये भी कारण है, क्योंकि इनके बगैर घट बनेगा नहीं, वस्त्र बनेंगे नहीं। तो
सिंड्रोम ये हमने समझने के लिए चीज बनाई, सिर्फ व्याधि भी हमारे समझ में आने के लिए हमने उसका एक स्वरूप दिया है, और ये ज्ञान है, ज्ञान गुण है। सिंड्रोम जो भी रहेगा, जो भी लक्षण होंगे, वो लक्षण समुच्चय व्याधि है या नहीं है, इसके बारे में काफी बहस की गई है। और समुदाय समुदाय से अलग होता है, ये भी बात बताई है कि लक्षण समुच्चय तथाविध दोष दूषित समूर्छनावस्था विशेषो ज्वरादि रूपों की आगे कार्य अरुचि वगैरह को कार्य बताया गया है व्याधि का, और मिलित अरुच्छादया है वो ज्वर। हाँ, ये भी बात बताई है कि ये सब इकट्ठा ये है अरुचि वगैरह सब, तो उसको ज्वर कहते हैं। तो ये हमने हमारे समझने के लिए दी गई संज्ञा ये है, और ये ज्ञान है इस प्रकार का, और ज्ञान ये गुण है। अब कैसे किससे उत्पन्न हो रहा है, तो जो दोष दूष्य वगैरह जो है उनके जरिए उत्पन्न हो रहा है। दोष क्या है, द्रव्य है। दूष्य क्या है, द्रव्य है। इस प्रकार से, और उनका उनकी समूर्छना, उनका संयोग ये गुण है। इस प्रकार से पांडुव्याधि गुण की कार्य पांडुव्याधि कार्य कार्य ही है, गुण की कार्य, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है, कार्य है। लेकिन ये गुण स्वरूप है या द्रव्य स्वरूप है, ये सोच रहेगी। और जो भी ज्ञान होगा वो हमारा ज्ञान गुण स्वरूप ही होगा, क्योंकि ज्ञान गुण है। तो मेरे ख्याल में सभी में अगर कंफ्यूजन बढ़ गया हो, संभ्रमावस्था निर्माण हो गई हो कि दोष क्या है, आखिर में व्याधि क्या है, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और हाँ, इसको कैसे समझे, ये तो हमारा शास्त्र का बेस है। मुझे मालूम नहीं किन किन वैद्यों ने इसके बारे में काफी बहस की है। जब कोलटकर सर ने हमें ये सूत्र पढ़ाया था, तो ज्यादा बहस, आज जितनी बहस मैंने की है उतनी बहस तो उन्होंने नहीं की। और समवाय असमवाय निमित्त कारण, इसके बारे में मैंने तर्क संग्रह से उदाहरण लिए थे उस समय में। और फिर वो घटक के बारे में या पट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में आयुर्वेद में अप्लाई करेंगे। और ये बात छोड़ो, व्याधि या और जरा क्लिष्ट है, कोई दवा हम निर्माण कर रहे हैं इस प्रकार से चौतरा के लिए, तो बहुत सारे द्रव्य है, उनका काढ़ा बनाना है, अमल को उसमें स्विन्न करने हैं, उनको बाहर निकालना है, बीज निकाल देना है, फिर मृत तेल में भर्जन करना है, और फिर वो पाक बनाना है, उसमें ये डालना है, और फिर आगे ठंडा होने पर प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं, मध डालने हैं। तो ये तो सभी द्रव्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। च्यवनप्राश भी द्रव्य है, ये भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब बीच में जो संयोग होगा काढ़े के लिए, इतने सारे द्रव्य, काढ़ा बनाना एक संस्कार है, ये गुण है। फिर आगे इस प्रकार से संयोग ये भी गुण है। तो ये सभी जो क्रिया ये है वो असमवाय कारण बन गए। मूल जो द्रव्य है, चाहे आंवला हो चाहे दशमूल वगैरह हो, वो सभी समवाय होंगे। और च्यवनप्राश भी ये द्रव्य होगा, च्यवनप्राश भी द्रव्य है। अब च्यवनप्राश की फलश्रुति को कैसे समझे, ये प्राश च्यवनो मुने जरा जर तो प्यास नारी नयन नंदना वगैरह वगैरह बातें, ये उसके बारे में ज्ञान है। और इस ये कैसे आया च्यवनप्राश में, ये गुणधर्म क्यों आए, कैसे आए, तो जो समुदायी जो है, अवयव जो है उसके, उनके जरिए आए। लेकिन ये ऐसे ही समुदाय ले लेंगे तो क्या वो च्यवनप्राश का इफेक्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अन्य एवं समुदाय समुदाय, समुदाय से समुदाय अलग ही होता है, तो उसको अलग तरीके से समझना पड़ता है, ऐसा। तो ये सब बुद्धि का खेल है।
कि हम किस तरीके से इस सदी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी हमारा ज्ञान कंडीशनल है, क्योंकि हमें द्रव्य ये है, गुणों इसको कहते हैं, वगैरह वगैरह सब परिभाषा निश्चित कर ली और उसके आधार पर इसके बारे में सोचा। जो योग सूत्र की बात करते हैं तो ये ऋतुम्बरा प्रज्ञा निर्माण होती है असंप्रज्ञा की समाधि में, और वो विशेष बताई गई है। और जो इस तरीके का जो प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है, उससे उसका होने वाला ज्ञान अलग ही है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। कल इस सिलसिले को फिर से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और शायद ये सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा, ऐसा आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः निखिलजन कृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दं वैद्यवर्गो हिन्दम्। ओम शांति शांति शांति। दूध सुश्रुत ऑटो